नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर सतीश कोगनोळे इस जीनस ब्रीडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यानी एबीएस इंडिया में फील्ड टेक्निकल मैनेजर की पोस्ट पे कार्यरत हूं। तो हमारी कंपनी की तरफ से किसान भाइयों हम एक सेशन चला रहे हैं जिसमें जो भी हमारे पशु वैद्यकी या मैनेजमेंट के क्षेत्र में जो तकनीकी रूप से बहुत ही एक्सपीरियंस जो तज्ञ टेक्निकली साउंड लोग हैं उनसे हम मिलके उनके जो भी उनकी जानकारी है उनको नॉलेज आपके साथ में साझा करने के लिए आज हम आए हैं पुणे में श्री प्रशांत कुलकर्णी साहब, जो कि पिछले 15 साल से एनिमल ब्रीडिंग में और एनिमल मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्यरत है, जो कि उनका बहुत ही रिच एक्सपीरियंस रहा है। उन्होंने दुबई और कतार जैसे देशों में उन्होंने बहुत ही बड़े फार्म जिसमें 10,000 15,000 एनिमल्स होते हैं, एचएफ कैटल्स होते हैं, कई जर्सी कैटल्स होते हैं, तो उनमें मैनेजमेंट के पोस्ट पे हर्ड मैनेजर करके उनका काफ़ी 3-4 साल से एक्सपीरियंस रह चुका है। उन्होंने प्रभात डेयरी जो कि महाराष्ट्र में है उसमें भी मैनेजरियल रोल पे उन्होंने बहुत ही अच्छा काम कर चुके हैं। तो आज नमस्कार प्रशांत जी, मैं आपको हमारे इस कार्यक्रम में आपको स्वागत करता हूं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एनिमल ब्रीडिंग यानी पशु प्रजनन का महत्व क्या होता है, ये थोड़ा आप विशद कर दीजिए। जरूर डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपका, आपने मुझे बुलाया। देखिए, प्रजनन ये किसी भी अपने जो डेयरी फार्म है उसका एक पाया होता है जिसमें उसके ऊपर सारी चीज़ें मदार होती है, उसके ऊपर खड़ी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है शेतकरी दूध उत्पादक भाइयों कि इसमें अगर आपने प्रजनन पे काम किया तो आपको आपके फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि जब भी हम सोचते हैं कि हमारे फार्म की अगर मुझे प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, उसमें 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है डॉक्टर साहब। जैसे कि ब्रीड आ गया, उसकी फीडिंग इफिशिएंसी आ गई, उसका जो टॉलरेंस है, जो उसकी वो कितनी टॉलरेंट गाय है, ब्रीड कितनी टॉलरेंट है, कितनी कम बीमार पड़ती है, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। तो ये सब चीज़ें जो है ये संलग्न है आपकी ब्रीडिंग पॉलिसी पे। आप कौन सी ब्रीड लेते हैं, कौन से ब्रीड पालते हैं और कैसे उसका रखरखाव करते हो, कितने आसानी से वो आपको वो रखने के लिए या करने के लिए मदद मिलती है, उसके ऊपर चल। तो इसमें हमने देखा, जैसे आपने अभी बताया कि मैंने बहुत से साल बाहर विदेशों में काम किया है। दोस्तों भाइयों, मैंने एक देखा है कि किसी भी फार्म में जो होता है ना, जो फार्म का प्रॉफिटेबिलिटी है, यही एक पैरामीटर होता है कि हम फार्म कैसे चला रहे हैं, उसका फ्यूचर कैसा होना चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है हम ब्रीड कौन सा लेते हैं। तो जैसे मैंने एचएफ में काम किया, ये बहुत ऊंची नस्ल की गाय है, बहुत अच्छा दूध उत्पादन करती है, लेकिन भारत में अगर आप देखेंगे तो उसको जो मैनेजमेंटल प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके रखने के लिए जो सुविधा होनी चाहिए या क्लाइमेटिक कंडीशन जो उसकी चाहिए, वो वैसे मिल नहीं पाती। तो उस तुलना में मुझे लगता है कि जर्सी एक ब्रीड ऐसी है जिसमें हम अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले, जैसे इंडिया से भारत स्वतंत्र होने के बाद में हमारा पहला प्रयास हमारे यहाँ पे जर्सी इंपोर्ट हुई थी, और उसके साथ में अपने लोकल ब्रीड के साथ हमने उसको क्रॉस करके हमने एक ब्रीड बनाए। अभी भी आप अगर किसी देहात में या किसी शहरी व्यक्ति से भी पूछेंगे तो आपने कौन सी गाय, तो सफेद और काली गाय को भी वो जर्सी बोलते हैं। तो इतने प्रचलित हुई थी। लेकिन पिछले कुछ 10 सालों में ऐसा हुआ कि बाहर की जो हाई यील्डिंग परफॉर्मेंस देने वाली अमेरिकन ब्रीड्स थी, जैसे एचएफ थी, उसका एक प्रसार बहुत बड़े तरह से हुआ। लेकिन जैसे जैसे काल बढ़ते गया और आज हम देखते हैं कि भारत में जो जरूरी चीज़ होती है दूध में, जो हमें फैट और एसएनएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो कंजम्पशन है वो क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे ड्रिवन है। जैसे कि हमारे यहाँ पे पनीर हो गया, खवा हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे पे ज़्यादा चीज़ हो गया, ये सारी कंज्यूम होती है। तो ये हाई परसेंटेज देने वाली जो है वो गाय वो जर्सी है। बराबर। दूसरा, और इसमें इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि भाई हम जो ब्रीडिंग करते हैं, जीनोमिक ब्रीडिंग, जैसे हमने अभी बात करी थी कि सिलेक्टेड बुल्स लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे जो गाय है, जो हमारा जो ग्रुप है फार्म में जो गाय है, उसमें क्या कमी है, उसको जान के हमें उसमें सुधार करने के लिए हमें एक जीनोमिक
टेस्ट एनिमल या ट्रायल प्रूवन एनिमल लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नॉर्मल किसी बुल को लेंगे और आप पर ये प्रयास करेंगे कि अगली वाली नस्ल मेरी इससे अच्छी होगी, वो हो नहीं पाता। इसलिए जीनोमिक ट्रेसिंग या जेनोमिक ट्रायल प्रूवन बुल लेना बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या होता है, उसमें सारी हिस्ट्री उसके होती है, टेक्नोलॉजी से उसका जो कैरेक्टर है उन्होंने सही से सिलेक्ट किया होता है, क्या कमी है उसमें खामियां निकाली जाती है और उसको अच्छी तरह से प्रूवन किया जाता है। तो जेनोमिक प्रूवन बुल्स का एक फायदा होता है कि फार्मर्स को अपनी आगे आने वाली नस्ल में निश्चित तौर पे उसका मुनाफा मिल सकता है। तीसरी और इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या होता है कि अगर आप देखेंगे कि दूध के उत्पादन तो हो गया, लेकिन बीमार पड़ना, जैसे हमारे पे हमारा जो रेजिस्टेंस पावर जो अपनी कंट्री है, ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंडीशंस में आती है। यहाँ पे बारिश भी होती है, यहाँ पे तो ठंड भी पड़ती है, धूप भी बहुत ज्यादा होती है। इस केस में क्या होता है, एचएफ थोड़ी सी हमें पीछे पड़ती हुई दिखती है, क्योंकि जैसे वातावरण में बदलाव आता है गाय बीमार पड़ना शुरू हो जाती है, उसमें कोई दिक्कतें आने होते हैं। उस कंपेयर में अगर देखेंगे तो जर्सी जो ब्रीड है वो थोड़ा सा टॉलरेंट ब्रीड लगती है, जहाँ पे हमें कम बीमारी पड़ती है। उस वजह से फार्मर का नुकसान होने से बच जाता है। फॉर उसका टॉलरेंस बढ़ेगा, वो अगर रेजिस्टेंस पावर अच्छा रहेगा तो गाय बीमार कम पड़ेगी और आपको उसका ज्यादा मुनाफा मिलेगा। जैसे कि अभी देखते हैं कि अभी अपने भारत में दूध में एंटीबायोटिक अफ्लाटॉक्सिन बहुत बड़ी चैलेंज है, मुसीबत है। और हर वक्त जब भी फार्मर जो जाता है, अपना फार्मर जाता है, वो करता है कि अगर एंटीबायोटिक पॉजिटिव दूध रहेगा तो उसको दूध फेंकना पड़ता है। बराबर। इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारी ब्रीड, यानी इसका इम्पैक्ट ऐसा होता है कि प्रोडक्शन तो आता है, लेकिन अगर वो एंटीबायोटिक पॉजिटिव रहेगा तो उसका फायदा हमें नहीं मिलता। अगर हमने ब्रीड ऐसी चूज की, सिलेक्ट की कि जिसमें हमारे ब्रीड को बीमारी कम होए, भले दूध एक कम मिले, लेकिन अगर बीमार कम पड़े तो एंटीबायोटिक का प्रभाव कम होगा, यूज कम होगा, उस वजह से दूध का जो नाश होगा, वेस्टेज आएगा, वो कम हो सकता है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि जर्सी को एक अलग मकाम यानी अलग पोजीशन में खड़ा करती है। और भारत में हमारी जो मैनेजमेंटल प्रैक्टिस है वो बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत होता है। जैसे आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में अगर डेयरी इंडस्ट्री को सस्टेन रखना है, लॉन्ग टर्म तक जाना है, तो जर्सी ब्रीड ही सबसे किफायतशीर हो। दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि फीड इफिशिएंसी। आप अगर देखेंगे कि जो अपनी खाद्य का जो खर्चा है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अगर हमें ये करना है कि अपने फार्म को मुनाफा में लाना है तो हमें कम खाद में अच्छा दूध देने वाली, ज्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल पालनी बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें मुझे लगती है कि एक जर्सी को एक अलग यानी अपॉर्चुनिटी या देखते हैं अलग अच्छी प्रूवन ब्रीड है, जो अगर फार्मर्स उसको अडॉप्ट करें तो उससे उनका निश्चित फायदा होगा। मेरा अगला एक सवाल होगा कि जैसे हमारे यहाँ पे जो जर्सी नस्ल को सुधारने के लिए, या लोकल हम बोलते हैं कि कई जो AITs है या जो फील्ड में जो AI करते हैं या कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, वो क्या करते हैं कि जर्सी को HF में इंसेमिनेट करते हैं या जो क्रॉस कर देते हैं और या HF को जर्सी में कर देते हैं। तो आपकी क्या सुझाव होगा? देखिए, अभी आप अगर जानेंगे ना कि जर्सी का ब्रीड का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि ईज ऑफ कार्विंग। उसमें क्या होता है कि जो HF गाय है वो पहलारू जो फर्स्ट काल्विंग वाली होती है, जगह पर आप नॉर्थ में जाएंगे एक ट्रेंड बन चुका है कि पहले वाली जो हिफर है उसको पहला जर्सी का ब्रीड देते हैं, बराबर, और उसको क्रॉस कर दे, क्योंकि वो ईज ऑफ कॉल्विंग, जिसको बच्चा छोटा होता है, गर्भाधानी छोटी होती है, उस वजह से वो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, क्रॉस ब्रीडिंग हो रहा है, बराबर, प्योरिटी नहीं बची। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जर्सी एक अलग दूसरा एक उसका एस्पेक्ट ये होता है कि ब्रीडिंग करने के समय में जो फर्स्ट लैक्टेशन वाली जो हिफर है उसका आसान ब्रीडिंग होना, वो उसमें डिस्टोकिया या कोई डिफिकल्ट कॉल्विंग की प्रॉब्लम्स कम आती है, उस वजह से वो एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी देती है हम फार्मर्स को कि हम उसको अडेप्ट करें। और एक बात थी कि जैसे हम जीनोमिकली चूज कर रहे हैं बुल्स को, HF में भी जीनोमिकली टेस्टेड जो जिसमें ईज ऑफ कार्विंग एक कैरेक्टर प्रूवन है, तो वो अगर फर्स्ट टाइमिंग हिपर में भी हम यूज करेंगे तो डिस्टोपिया के चांसेस नहीं होंगे। लेकिन सर क्या हो रहा है कि इसके बारे में जानकारी नहीं है। जीनोमिक ट्रायल्स वाली प्रूवन सीमेन अवेलेबिलिटी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
उसका आइडेंटिफिकेशन बहुत बड़ा चैलेंज है, अवेयरनेस नहीं है। हाँ। तो उन्होंने जैसे कि जो हमारे जो लोकल फार्मर्स के जो मैं ट्रेंड देखता हूँ, वो सोचते क्या है एक थंब रूल की भाई हाँ भाई जर्सी ब्रीड छोटा है, उसको हम ट्रायल करेंगे तो उससे हमारा आसान हो जाएगा उसका कार्विंग। उस वजह से अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ेगा उसमें मुझे निश्चित तौर से मालूम है कि ये काम कर सकता है। बहुत बढ़िया सर, यही हमारी कोशिश है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। आप जैसे जो टेक्निकली साउंड तज्ञ लोग हैं उनसे हम मिलके आम किसानों के बीच में ये वीडियो इंफॉर्मेशन देके उनमें जरूर हम अवेयरनेस बढ़ाएंगे इस चीज़ में। और एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ सर, जैसे हमारे इंडिया में जो बुल्स देखे जर्सी बहुत ही ये समय की डिमांड है कि जर्सी सस्टेनेबल होना चाहिए, जर्सी ब्रीड की तरफ हम ध्यान देना चाहिए। जैसे एक बाड़े में या एक फार्म में 10 एचएफ गाय है तो उसमें 5 जर्सी एनिमल्स तो रखनी चाहिए। तो उसमें हम जो नॉन डिस्क्रिप्ट है या क्रॉसब्रीड है उनमें हम जर्सी लगा के उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि जब समर स्ट्रेस होता है एचएफ में मिल्क प्रोडक्शन कम होता है तो उसमें मेंटेन रहे। और जैसे कि जो फार्म का इकोनॉमिक्स है, मिल्क रेट है, वो दूध एचएफ और जर्सी का दूध इकट्ठा किया है तो उसका एसएनएफ बढ़ेगा और उसमें फैट परसेंटेज भी बढ़ेगा, यानी किसान का मुनाफा बढ़ सकता है। ओवरऑल 365 डेज उसको इनकम अच्छा इनकम मिल सकता है इसमें। तो और एक था मेरा कि जैसे हमारे यहाँ पे इंडियन कॉन्स्ट्रक्ट में देखा जाए तो जर्सी के जितने अच्छे बुल चाहिए, जर्सी बोले तो किसानों के बीच में क्या आशंका है कि इसमें से हमें दूध प्रोडक्शन बहुत ही कम मिलता है। लेकिन हम ये आपको बताना चाहते, आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर हमने फॉरेन से जैसे जर्सी प्रोडक्शन इंडेक्स जैसे एचएफ में होता है होल्स्टाइन प्रोडक्शन है, वैसे ही जर्सी प्रोडक्शन इंडेक्स हमने अगर अच्छे नस्ल के उसमें टॉप प्रोडक्शन वाले जब जर्सी बुल्स यहाँ पे लेके उसका सीमेन अगर फार्मर्स में दिया है, वो जीनोमिकली टेस्टेड है, तो उसमें क्या फर्क आएगा ऐसा आपको लगता है? देखिए आप अगर दोनों डेटा निकाल के देखें एचएफ का और जर्सी का, तो आपको जर्सी में भी 40-45 लीटर तक दूध देने वाली गाय मिल सकती है दिखती मैंने है। तो वैसे बुल का अगर हम प्रयोग करके उसको अगर हम यहाँ पे लाए तो निश्चित तौर पे अपने यहाँ के फार्मर्स को उसका बेनिफिट ही मिलेगा, फायदा जरूर होगा। अब जो प्योरिटी है ब्रीड और उसकी ट्रायल्स का उसके होना, कैरेक्टर्स प्योर होना बहुत जरूरी है। फार्म को कन्वर्ट करने में 5-6 साल लगते हैं, लेकिन ये अभी मैं देख रहा हूँ कि अब महाराष्ट्र में कोई बड़ी जगह पे अभी एचएफ फार्म में जर्सी का बुल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है फेज वाइज में, और वो कन्वर्ट हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये जान चुके हैं कि एचएफ में क्या दिक्कतें आ रही है, जर्सी में क्या मुनाफा है, क्या हो सकता है। जैसे आपने अभी बताया कि दूध में अगर हम मिक्स करके उसको दे तो फैट परसेंटेज बढ़ सकता है, ये हो सकता है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए, हम लोगों को हम इतने अवेयर करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्योरिटी ब्रीड पे जाए, ना कि उसको हम क्रॉस करने की प्रयास करें। अगर प्योरिटी ब्रीड रहेगा तो उसका जो है उसका मुनाफा लॉन्ग टर्म आपको मिल सकता है, बहुत ही सही। और उससे क्या होता है कि जो अगर फ्यूचर में ब्रीडिंग का पॉलिसी लाना चाहते हैं, जैसे अभी इंडियन गवर्नमेंट ब्रीडिंग पे काम कर रही है, तो उसमें वो जो बुल है वो प्योर कैरेक्टर्स बुल उसको हम ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करें तो हमारे पास प्योरिटी बुल वाले अच्छे सीमन रहेगा। क्रॉस ब्रीडिंग वाले सीमेंट का ये बहुत बड़ा दिक्कत होता है कि प्योरिटी कैसे चेक किया जाए। तो जेनेमिक जो बुल्स होते हैं उसके ट्रायल सब होते हैं, उसमें हम प्योर ब्रीड कैरेक्टर्स ला सकते हैं, दूध का उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं और मुनाफा भी कमा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। और आप कुछ साझा करेंगे हमसे आपके जो, मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम सीरीज तो करने वाले हैं, तो हम आगे चल के और एक दो सीरीज करेंगे उसमें, और आपकी तरफ से जो मैनेजमेंटल एस्पेक्ट हो गया, ब्रीडिंग एस्पेक्ट हो गया, जेनेटिक्स के बारे में आपसे और अगले इसमें आपने एक्सपीरियंस लेंगे। आप इस प्रोग्राम में हमसे जुड़े रहे, इसलिए प्रशांत कुलकर्णी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक नियोजन पशु सेवा उद्योग करके कंपनी चलाता हूँ और मेरा काम यही है कि मुनाफा कैसे कमाया जाए डेयरी फार्म से। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।